जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस आज की बातचीत में। देवेंद्र जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। वो आज सुबह हम एक ग्राफिक्स देख रहे थे सर, पैमाइश कर रहे थे इंडियन मार्केट वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हैंगसेंग को देखिए क्या पैसा बन रहा है वहाँ पे, आप चाइनीज़ मार्केट को देखिए, आप यूएस मार्केट की स्टेबिलिटी को देखिए। अभी एज ऑफ नाउ आइसोलेशन में हमारे पास दिक्कतें हज़ार हैं। एफआईएस का एग्जिट, जिस प्रकार की ग्लोबल मार्केट की पोजीशनिंग, अभी स्टॉक्स पे आएंगे दोबारा देवेंद्र जी, पर आपको लगता है कि अभी हम इस अनवाइंडिंग को कुछ और झेलेंगे? अभी कितना डाउनसाइड लग रहा है आपको? डाउनसाइड की बात इसके लिए हम लोग करना चाहेंगे कि आई थिंक द फंडामेंटल्स ऑफ द निफ्टी 50 आर प्रोबेबली नाउ एट अ कंपेलिंग वैल्यूएशन। तो शायद आप निफ्टी 50 की डाउनसाइड की बात करते तो मुझे ज्यादा डाउनसाइड नहीं दिख रही उसके अंदर। मैं ऐसा समझता हूँ कि डेफिनेटली द एग्जिट इज हैपनिंग फ्रॉम द एफपीआई साइड, बट उनके रीजन अलग है एग्जिट के। तो आई थिंक डेफिनेटली इज क्रिएटिंग अ प्रेशर ऑन द निफ्टी 50। ज्यादा मैं नहीं समझता हूँ कि वैल्यूएशन के माध्यम से डाउनसाइड होना चाहिए। टेक्निकल के कारण से शायद 200-400 पॉइंट का एक फॉल है, बाकी तो शायद आ सकता है, बट अदरवाइज आई थिंक इट इज अ टेल एज फार एज आई थिंक द फॉल इज कंसर्न इन निफ्टी 50। जो पेन आपको रहेगा वो पेन रहेगा जो मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर जो हायर वैल्यूएशन है वहां पे पेन बॉदर करता रहेगा। एंड दैट इज वेयर प्रोबेबली आई थिंक सम ऑफ द इन्वेस्टर्स हु आर लूजिंग मनी, they are also selling part of their portfolio stocks. So ये हिसाब से थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे प्रेशर दिख सकता है, बट मैं नहीं मानता हूँ कि बियॉन्ड फंडामेंटल्स रिमेन स्ट्रांग। बस इतना एक पॉइंट आप करके चलिए कि फंडामेंटल्स आर आस्किंग फॉर द बेटर प्राइस नाउ। एवरी सिंगल कंपनी विथ whom we are talking are confirming कि fourth quarter is definitely going to be better than the third quarter, and meaningful way it is going to be better than third quarter. So we are relatively more comfortable with the prospects going forward in the fourth quarter and thereafter. निफ्टी पीएसयू बैंक पे आप टिप्पणी करते हैं। मीनवाइल ये जो देवेंद्र जी टिप्पणी कर रहे थे, एक बजा निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स लिखे आइएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट 724, बहुत दिनों बाद एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक सस्टेन होने की टेंडेंसी नजर आई, बहुत दिनों बाद। आई मीन पिछले 10 दिन में जो निफ्टी बैंक की हैमरिंग हुई है उसमें ओवर एंड जिसे कहते हैं ना, आई मीन जो सेलिंग थी एक्सीड कर रही थी नॉर्मल सेलिंग को, वो थी बैंक ये पीएसयूज की सेलिंग। मारुति एज अ डे हाई। अच्छा, सेक्टर्स को देखें देवेंद्र जी, अभी तक तो जो बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टेबल रहे हैं उसमें मतलब डिसाइसिवली तो नहीं, लेकिन हाँ इक्का दुक्का स्टॉक्स के आधार में मैं कह सकता हूँ कि सीमेंट इज स्टिल विटनेसिंग बाइंग। मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ तो अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, एसीसी में, अंबुजा में, रामको में एक मूव है। हम सब के सब इस पशोपेश में थे, दुविधा में थे कि भाई कैपेक्स पे इतना जोर नहीं दिया इस बजट में, बट लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स इस क्वार्टर में सीमेंट के फिर भी ठीक थे, स्पेशली अल्ट्राटेक सीमेंट के। आप सीमेंट को कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस वक्त देवेंद्र जी? फंडामेंटली वीरेंद्र कोई नेगेटिव नहीं है सीमेंट के कारोबार के अंदर। ऑन द कॉन्ट्री मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट जो 8 महीने में स्पेंड नहीं कर रही थी वो 4 महीने में कर रही है, दिसंबर इंक्लूडेड। तो ये फाइनेंशियल ईयर के अंदर आई थिंक ज्यादातर स्पेंडिंग द फोर्थ क्वार्टर में हो रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक सीमेंट ऑफटेक इज आल्सो ऑन अ राइज, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्रोजेक्ट 8 महीने के अंदर जो एग्जीक्यूट नहीं होते हैं या स्लो हो रहे थे, उसकी जगह पे आई थिंक दोस प्रोजेक्ट्स आर नाउ गेटिंग एग्जीक्यूटेड एट अ फास्टर पेस, सो द ऑफटेक ऑफ सीमेंट इज ऑन अ हायर साइड। हाउसिंग के अंदर भी सीमेंट का जो ऑफटेक है इज रिमेनिंग ऑन द हायर साइड। और जो कंपनियां इनलैंड ट्रांसपोर्ट के माध्यम के अंदर आई थिंक द वाटरवेज यूज कर रही है, उनके लिए और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज रीजनेबली लो। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि सीमेंट एज अ बिजनेस शुड बी लुक्ड एट इन टू पार्ट्स, द स्मॉलर एंड द रीजनल कंपनी एंड द पैन इंडिया कंपनी। जो पैन इंडिया कंपनी है उसके पास प्राइसिंग पावर है, उनके पास कॉस्ट मैनेजमेंट की क्षमता है। तो ये दो चीज के ऊपर मैं पैन इंडिया कंपनीज को ज्यादा पसंद करूंगा, या ग्रुप ऑफ कंपनीज विच आर पैन इंडिया, उनको मैं ज्यादा पसंद करता हूँ सीमेंट के अंदर। ये कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जो सीमेंट के अंदर आपको पसंद है। देवेंद्र जी गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। सर क्वार्टर 3 देखें आप तो 19 लास्ट क्वार्टर से सबसे ख़राब क्वार्टर 3 रहा। आपने कहा क्वार्टर 4 बेटर हो सकता है। जितनी भी विजिबिलिटी दिख रही है आपको, आपको लग रहा है कि क्वार्टर 4 में कोई ऐसे पर्टिकुलर सेक्टर या फिर इनफैक्ट स्टॉक्स जो अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं और वहाँ पे बेट लगाना चाहिए? सो गुड आफ्टरनून श्रेया। सेकंड क्वार्टर से थर्ड क्वार्टर रिलेटिवली स्टेबल रहा है। तो जो सेकंड क्वार्टर के अंदर जो फॉल था, मे बी द फॉल हैज गॉट अरेस्टेड इन द थर्ड क्वार्टर, सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट।
सेकंड पॉइंट, थर्ड क्वार्टर के नजरिए से देखो तो फोर्थ क्वार्टर के अंदर ग्रोथ डिस्टिंक्टली ज्यादा दिख रहा है. That means on a sequential basis, the fourth quarter is going to be better than the third quarter. That is what I think we are gathering from almost every single company, be it in infrastructure, be it in other sectors. I think everybody is confirming that part of it. जहां तक प्रेफरेंस का सवाल है कि कौन से सेक्टर के ऊपर काम करें, मैं ऐसा समझता हूँ कि बजट के माध्यम के अंदर जो कंजम्पशन का थीम है उसको आगे चल के देखते हैं. तो जो फाइनेंस कंपनियां हैं, पर्टिकुलरली लार्ज एनबीएफसीज एंड द लार्ज कॉर्पोरेट बैंक्स जिसका रिटेल पोर्टफोलियो ज्यादा है, उनके लिए मेरे ख्याल से समय अच्छा रहना चाहिए. देयर क्रेडिट ऑफ टेक इज आल्सो गोइंग टू बी ऑन राइज, एंड जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है उनका बेनिफिट उनकी बैलेंस शीट में एक क्वार्टर के बाद दिखना शुरू हो जाएगा. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि फर्स्ट सेक्टर टू सिलेक्ट फ्रॉम वुड बी द फाइनेंशियल्स. सेकंड सेक्टर व्हिच वन कैन पॉसिबली गो फॉर इज द कंजम्पशन. किस माध्यम से डिस्क्रिशनरी नॉन डिस्क्रिशनरी कंज्यूम का ऑटो के ऊपर प्रभाव ज्यादा रहता है. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ईवी लॉन्च की, तो इन दो ईवी मॉडल के अंदर आई थिंक दे हैव साइजेबली कलेक्टेड अबाउट 8,500 करोड़. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक दिस इज अ काइंड ऑफ ए बिगिनिंग फॉर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग व्हिच इज हैपनिंग विद अ शिफ्ट. तो ये ऑटो एंसिलरी के लिए एक अच्छा समय होना चाहिए. तीसरी चीज जिसके ऊपर मैं ज्यादा भार देता हूँ, इंजीनियरिंग R&D बिजनेस. उसके अंदर ज्यादातर जो कंपनियां ग्लोबल कस्टमर को इन सेपरेट वर्टिकल्स काम कर रही है, जैसे ऑटोनोमस व्हीकल है, जैसे एविएशन सेक्टर है, जहाँ पे ग्रोथ बड़ा है, वहां पे उनकी क्षमता अच्छी है. तो दोस कंपनीज आर बेसिकली आई थिंक शोइंग द डिस्टिंक्टली गुड साइंस ऑफ ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड कंपेयर टू द लार्ज पीयर्स इन IT. So we are selectively bullish about the companies within this. Maybe जो करेक्शन कैपिटल गुड्स के अंदर आया है, मैं ऐसा समझता हूँ कि कुछ ज्यादातर करेक्शन आया है, एंड ये करेक्शन के अंदर कैपिटल गुड्स कंपनीज should also be once again looking interesting from the investment point of view. तो ये सेटिंग सिलेक्टिवली आपको कंपनियां उसके अंदर सिलेक्ट करके पोर्टफोलियो में लेना जरूरी बनता है ये समय के अंदर. देवेंद्र जी, आपने फाइनेंशियल का जिक्र किया, कंजप्शन, ऑटो, कैपिटल गुड्स, यहाँ पे आपको ठीक ठाक माहौल लग रहा है, बेट लगा सकते हैं. लेकिन निफ्टी फार्मा सेक्टर कैसे लगता है? देखिए, आज भी जिस तरीके से बाजार में कमजोरी थी, फार्मा ने संभाला है कहीं ना कहीं बाजार को. आज भी ग्रीन निशान पे कारोबार कर रहा है. फार्मा में स्ट्रेंथ नजर आ रही है? अगर हाँ, तो फिर कौन से पर्टिकुलर स्टॉक्स आपको पसंद है? दो सेगमेंट में बांट लेते हैं फार्मा कंपनीज को. एक जो API और CDMO सेगमेंट है, जिसके अंदर लाइक्स ऑफ डीवीज, लाइक्स ऑफ लॉरस का ज्यादातर समावेश है, उनको एक प्रेफरेंस अलग से देते हैं क्योंकि उनके अंदर दो चीज के बदलाव आए हैं. एक तो उनका जो इनपुट कॉस्ट है, जो गए साल के अंदर जो हायर था, दैट इज नाउ रिमेनिंग अंडर कंट्रोल, दैट इज ऑन अ लोअर साइड. और दूसरी तरफ उनके जो कस्टमर्स हैं, दे हैव बीन स्टार्टेड लिफ्टिंग हायर अमाउंट ऑफ सप्लाईज फ्रॉम देम फॉर देयर फॉर्मुलेशन बिजनेस. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि API और CDMO बिजनेस जो है उसको डिस्टिंक्टली एक बेटर प्रेफरेंस मिल रहा है. उनके अंदर ग्रोथ के एक अच्छे सिम्टम्स हम देख रहे हैं. दूसरी तरफ जो लार्ज फार्मा कंपनियां हैं जिनके पास स्पेशलिटी जेनरिक्स की क्षमता है, जैसे सन फार्मा है, डॉक्टर रेडी है, सिप्ला है, ये टाइप की कंपनी के अंदर द पोर्टफोलियो ऑफ स्पेशलिटी जेनरिक्स इज इंक्रीजिंग. और US मार्केट के अंदर उनका जो सेल बनता है करीबन 25 से 30% के बीच में, उसके अंदर ये स्पेशलिटी जेनरिक्स का प्रभाव ज्यादा रहता है. तो मे बी आई थिंक दे आर गोइंग टू हैव बेटर मार्जिन आल्सो गोइंग फॉरवर्ड, एंड दे विल टेक एटलीस्ट इन द नियर टर्म द एडवांटेज ऑफ डेप्रिशिएटेड करेंसी to get better yield out of it. So fourth quarter should be distinctly better for some of the specialty generic pharma companies who are exporting to the dollar markets, the US markets particularly. इस बीच जरा आप लिखाइए HDFC बैंक और HDFC बैंक स्टॉक ऑफ द मूवमेंट. डे हाई पर सोनी जी की कॉल भी ठीक रही है, जैसे कि हम बात कर रहे थे शेयर में 2 बजे. ये एक स्टॉक है कंसिडर करने लायक. 1710 से ऑलमोस्ट 1716 एंड गिविंग पुश टू ये निफ्टी बैंक एज वेल. निफ्टी बैंक अब वो जो थ्रेशोल्ड पॉइंट था 49,200 उसके ऊपर आके ट्रेड करता हुआ. ये याद रखिएगा, इंट्राडे थ्रेशोल्ड पॉइंट है किसी इंट्राडे स्विंग के लिए, ना कि पोजिशनल. अच्छा, ये देवेंद्र जी, आज M&M का जो रिएक्शन है, आई मीन इनकी EV गाड़ियों की बुकिंग पर, इसका रीज़न क्या समझते हैं आप? आई मीन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर इन एंटायर आई थिंक ऑटो स्पेस, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में, इस प्राइस परफॉर्मेंस का कारण क्या समझते हैं? आप क्या इस डिप को कंसिडर करेंगे बाय कर लायक? दो चीज, आई थिंक वन इज अ कस्टमर शिफ्टिंग आउट टू इलेक्ट्रिक व्हीकल इज अ रियलिटी.
In fact, every single company which is selling electric vehicle, they are seeing the growth traction. टाटा मोटर्स को थोड़ा एक साइड पे एक बार रखना पड़ेगा, लार्जली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट टाटा मोटर्स के अंदर ऑलरेडी डोमिनेंट मार्केट शेयर है, तो शायद उनके लिए थोड़ा बहुत आई थिंक प्रेशर का पॉइंट रह सकता है ईवी के अंदर, बट अदरवाइज ऑल अदर ओईएम्स आर सीइंग द बाइंग हैपनिंग ऑन द ईवी फ्रंट, तो कस्टमर का शिफ्ट वहां पे हो रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दूसरी तरफ देखें तो जो ऑटोमोबाइल क्षेत्र के अंदर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग और लोअर इंटरेस्ट कॉस्ट का जो बेनिफिट मिलना चाहिए, वो अभी हम शुरू होने जा रहे हैं, हम देखने जा रहे हैं अगले 4 या 6 क्वार्टर के अंदर दिस शुड बी लुकिंग रिलेटिवली बेटर। Company like M&M, they have twin advantage. First advantage, because of the tractor division and the rural sector income is on rise, the farming income is on rise. So to a greater extent, I think they are getting the advantage of the tractor business contributing better than before. So that is one. And second, in EV business, जैसे हमने अभी बात की कि जिसके अंदर उनको एडवांस में पैसा मिल रहा है, I think today probably M&M is only company which is basically getting significantly large amount of higher booking, so that they are getting I think higher business continuing. करीबन वो 20% के आसपास ग्रोथ सस्टेन कर रहे हैं, so that is a remarkable thing. In my viewpoint, valuations are currently adequate, they are not cheap, but at the same time market कोई कारण से cheap valuation के अंदर ये स्टॉक को अवेल करता है, अवेल देता है, तो शायद मैं मानता हूँ कि that would be an opportunity at that point of time. अच्छा देवेंद्र जी, फाइनेंस कंपनियों में एनबीएफसीज में आप क्या इस वक्त टारगेट कर रहे हैं? कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी मतलब या फिर गोल्ड फाइनेंस की तरफ है आपका झुकाव, या एचएफसीज पे जहाँ पे बहुत सीवियर प्राइस डैमेज हुआ है, कहाँ पे फोकस करना चाहिए, स्पेशली आरबीआई के लिक्विडिटी को एड्रेस करने के कदमों के बाद? कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी के ऊपर ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, टिपिकल गोल्ड बेस्ड कंपनीज के ऊपर कम फोकस है। मेरा ऐसा मानना है कि दी हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस सालों ना साल लगभग 20% का ग्रोथ के आसपास चल सकता है, एंड दिस इज अ पॉजिटिव थिंग अकॉर्डिंग टू मी। तो ये पॉजिटिव थिंग को ध्यान में रखते हैं तो आई थिंक गुड क्वालिटी फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी दे लुक रिलेटिवली मोर इंटरेस्टिंग। और जो कंज्यूमर फाइनेंस के कारोबार के अंदर है, एनबीएफसी या कॉर्पोरेट बैंक्स, फॉर देम आल्सो द ट्रैक्शन इज ऑन अ हायर साइड। जैसे मैंने बताया कि बजट के माध्यम से कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो obviously I think the lending activity also will go to the end consumer in a systematically higher manner, and those companies which are into the retail lending, उनके लिए better time definitely हम देख रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि I think this could be a good choice of companies that are available in the marketplace, and this could be a good time also to look into them from the favorable perspectives. देवेंद्र जी, लेकिन मार्केट ने इस बार बहुत तंग किया, जिस तरीके से आप भी मेंशन कर रहे थे, मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा पेन है, बहुत रुलाया है निवेशकों को। अब मिड कैप और स्मॉल कैप में रिटेल क्या करे सर? वैल्यूएशंस तकलीफ दे रहे हैं। हम काफी टाइम पास में भी बात कर चुके हैं कि ये जो वैल्यूएशंस के ऊपर मार्केट मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर ट्रेड कर रहा है, वो सस्टेनेबल नहीं है। एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो है वो मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए इतना इंक्लाइंड होता है कि वो ये मैसेज को सुन नहीं रहा है। टुडे द सिचुएशन इज दैट इन सम ऑफ द मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज द पेन इज एक्चुअली हैपनिंग, क्योंकि लोगों ने ऊपर के दाम में शेयर्स लिए हैं। ऑन द कॉन्ट्री, आई थिंक मेनी पीपल हैव बॉट इट, आई थिंक विद अ लेवरेज फंड, दैट इज आल्सो वी अंडरस्टैंड। And in order to service the leverage, they have sold off some of the good quality stocks from their portfolio. That is also we find from the market actions. तो ये थोड़ा concerning issue जरूर है। I guess I think the mid cap and small cap companies, including the IPO companies which marketed their IPOs at a premium valuation, are largely responsible for this kind of a stress in the market, according to me. Maybe I think the individual investors will have to take a lesson. उन्होंने एक lesson लेना जरूरी बनता है कि हर तेजी के अंदर आप ये सेम मिस्टेक करते हो। आई थिंक यहाँ पे आपको प्रिवेंट करना पड़ेगा मिस्टेक के अंदर। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आई थिंक आई कुड से। मे बी आई थिंक द करंट वैल्यूएशंस के अंदर जब कमजोरी है, उसके अंदर कोई सिलेक्ट कंपनीज अच्छी मिलती है, तो दैट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी आल्सो। एट द सेम टाइम बाइंग अपॉर्चुनिटी को भी गिन के ले चलना चाहिए, निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज मिड कैप एंड स्मॉल कैप इज नॉट बैड पर से। वैल्यूएशंस हैव बीन कंसर्न, ये वैल्यूएशंस हैव करेक्टेड, तो यहाँ पे आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी अच्छी कंपनी मिलती तो कंसीडर करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।
बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के इतने डिटेल में आंसर देने के लिए बहुत शुक्रिया सर, CNBC आवाज़ को अपना वक्त देने के लिए।